स्वागत है एक बार फिर आपका और मेरा YouTube चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। ठीक है, आज हम आए हैं, जो प्रीवियस वीडियो था 3 ठो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन कर रहा हूँ 2024 जैक बोर्ड वाला है ना, इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट किया, सीरीज स्टार्ट किया था है ना, उसी को कंप्लीट करने के कगार पे। ठीक है, आज जो है मैं जो हूँ आपको लास्ट वीडियो यानी इसका 4th वीडियो, 3 वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये आपका 4th वीडियो है। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर उसमें हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा बातें समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑफलाइन का मज़ा ऑनलाइन में लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? The equation of the directrix of the parabola of the x square is equal to 5y is option A 4y plus 5 is equal to 0, option B 2x plus 5 is equal to 0, option C x plus 2y 0, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो इसको पहले आप लोग एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, है ना। मेरा वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक दीजिए या 2 सेकंड के लिए रोक दीजिए और इसको पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बनता है। चलिए, आशा करता है कि आप लोगों से बन गया होगा, और अगर नहीं भी बना है तो कोई बात नहीं, इसको मैं बना के दिखाऊंगा आपको, है ना। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या है। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 5y इज ऑप्शन ए 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी x प्लस 2y इक्वल टू 0, ना ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये पाराबोला का क्वेश्चन है। देखिए, है ना, पाराबोला। तो पाराबोला जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो पाराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 5y एक स्टैंडर्ड पाराबोला है। जब ये स्टैंडर्ड पाराबोला है तो इसका बहुत सारी बातें जो है आपको पता हो जाता है ना। हमको सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, इन और भी बहुत सारी बातें होता है ना। मैं सबसे पहले इसको बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक छोटा सा चार्ट है उसको मैं आपको लिख दूंगा, है ना, आप उसको धीरे धीरे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बातों को समझते हैं, है ना। की कॉन्सेप्ट कौन सी बात हमें जानना जरूरी है पाराबोला से रिगार्डिंग। चलिए, तो सबसे पहला आता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। ठीक है, तो 1 नंबर में आता है
स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 2 नंबर में आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। 3 नंबर में आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और 4 नंबर में आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a। ठीक है, इस 4 को बातें को समझना। आपको देखना है कि इसमें कौन सा कैटेगरी में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y, इस कैटेगरी में बारी बारी सबका डायरेक्ट्रिक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका। ठीक है, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायरेक्ट्रिक्स होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसका होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसका होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, इसका होगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए, और इसका होगा वाई इज इक्वल टू प्लस ए। यही मेन इसमें समझना था कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, तो इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला होगा वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ही होगा। और अगर मेरा पैराबोला अगर इस पैटर्न का इस फॉर्मेट में होता तो इसका जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता क्या होता है, एक्स इक्वल टू प्लस ही होता है। और अगर इस फॉर्मेट में होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का होता तो वाई इक्वल टू माइनस ए इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता। और अगर ये पैटर्न का होता इसका ये होता। तो हम लोग को ए वाला जो चार्ट है एक तरह से याद कर लेना है। ठीक है, याद करने से आपको काफी सुविधा होगा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है कि आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो चलो भाई इस पे आते हैं, है ना। तो गिवन है क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y है। अब करना क्या है, इसको ए हमको फाइंड आउट करना है। ये वाला में ए कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर हो गया 5, ये तो है नहीं क्योंकि इसको 4 चाहिए था, तो 4 ये हो गया 5/4 इंटू वाई। ये हमारा क्या निकला, ए निकल गया। आपको ए ही चाहिए था क्योंकि वाई इक्वल टू माइनस ए लिखना है। तो इट्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/4। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसी को सॉल्व कर देना। ये हो जाएगा 4y माइनस 5, 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यही आपका तो 4y प्लस 5 मेरा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका, है ना, 31 कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसको पहले आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, है ना, नोट डाउन कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 की ओर मूव करता हूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 कंप्लीट कर लिए हैं, उम्मीद है। देखिए अब ये जो है उससे रिलेटेड कुछ नोट्स है, मतलब जो क्वेश्चन 31 आप बनाए हैं, है ना, पैराबोला से, है ना, उससे रिलेटेड क्या है, ये एक छोटा सा नोट्स है। ठीक है, ये वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको एक टेबल के माध्यम से मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। कुछ है नहीं, सारा डाटा आपको याद करना पड़ेगा। क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये चार टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो चारों से जुड़ा हुआ एक ही साथ सारा जानकारी हम यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होगा वो 0 0 होगा।
इसका भी 0 0 होगा, इसका भी 0 0 होगा, इसका भी 0 0 होगा। यानी वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो सबका, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है वो क्या होगा 0 0, यानी ओरिजिन ही होगा, है ना। ऐसा समझिए ना कि इसका जो डायग्राम है ऐसा होता है, देखिए यही जो है ना वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स जो है ना वो कहाँ पे, ओरिजिन पे, ठीक है। इसी तरह से इसका जब डायग्राम आप बनाएंगे इसका, है ना, तो ये कैसा डायग्राम होगा भाई, ये होगा डायग्राम कुछ इस तरह, जिसका जस्ट उल्टा, है ना, इधर का डायग्राम। इसका अगर आप डायग्राम बनाइएगा, इसका ये ऊपर की ओर बनता है, इस तरह से ऊपर की ओर बन जाएगा। और अगर इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें, है ना, तो ये डाउन होकर ऐसे बनता है ना। तो देखिए इसका वर्टेक्स क्या 0 0 है ना, सबका वर्टेक्स है वो क्या है 0 0, इसका वर्टेक्स 0 0, इसका वर्टेक्स 0 0, इसका वर्टेक्स 0 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है वो आपका क्या है 0 0, सबका 0 0 है। अब आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। फोकस क्या होगा, तो फोकस जो है वो यहाँ पे होता है ना, ये फोकस है a, 0, ये जो है ना ये फोकस है। तो इसका यहाँ होगा, इसका इधर बनेगा, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा -a, 0 होगा, यानी इस जगह पे -a, 0 बनेगा। इसका यहाँ ऊपर में बनेगा, तो ऊपर में क्या होगा भाई, पहले 0 लिखना होगा और a हाइट पे, यानी 0, a, है ना। और इसका यहाँ पे बनेगा ये हो जाएगा 0, -a, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है फोकस जो होगा a0, -a0, 0a और 0, -a होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस x a है, इसका जस्ट उल्टा डिस्टेंस a होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला x इक्वल टू क्या -a का जस्ट उल्टा। तो इसका देखिए क्या है -a, इसका हो गया प्लस है ना, y का जस्ट उल्टा, y इक्वल टू -a, y इक्वल टू प्लस है। इस तरह से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यही क्वेश्चन आपको जो है आया था, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू 0। देखो ये तुम्हारा इसका एक्सिस ये हो गया, ये जो एक्सिस है ना, इसका भी सेम एक्सिस है, यही वाला एक्सिस है ना। इसका जो है आपका x एक्सिस ये वाला हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, है ना, x एक्सिस एंड एक्सिस को 0 पर बनेगा वो, और ये होगी तुम्हारा एक्सिस का 0, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या होगा, सबका एक ही वैल्यू होगा 4a, सबका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या होगा 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल 4a ही होगा। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x क्या होगा, तो इस पैराबोला के लिए a + x होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x वाले पैराबोला के लिए a - x होगा, इस पैराबोला के लिए a + x होगा, और इस पैराबोला के लिए a - y होगा। इस तरह से ये जो टेबल है इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, है ना। लिखने के बाद इसको कोशिश कीजिए कि सारा बातें आपका दिमाग में ही आ जाए, है ना। इसको एकदम दिमाग में रखने का प्रयास कीजिए, है ना, क्योंकि पैराबोला से रिलेटेड और भी कुछ भी पूछ सकते, जरूरी नहीं कि इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। कोई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ दे, कोई वर्टेक्स पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है ना। इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग कंप्लीट कर लिए, उसका नोट्स भी कंप्लीट हुए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक, है ना, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो है। क्या है क्वेश्चन नंबर 32, द फोकाई FOCI फोकाई ऑफ द इलिप्स, ऑफ द इलिप्स कौन सा है, x² बाय 169 प्लस y² बाय 25 इज इक्वल टू 1 आर ऑप्शन ए ±12, 0, ऑप्शन बी 0, ±220, ऑप्शन सी ±√20, 0, and ऑप्शन डी none of these, none of these।
क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग इसको एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता। हाँ, ये आपका इलिप्स चैप्टर से है लिया हुआ है ना। ये आपका स्ट्रेट लाइन मतलब ये कॉनिक सेक्शन का भी एक पार्ट होता है ना, इलिप्स है ना, ये उससे लिया हुआ है। ठीक है, तो आप पहले इसको अपने से बना लीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। थोड़ा वीडियो को रोक दीजिए है ना, और अपने से पहले ट्राई कर लीजिए। और अगर नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं तो बनाऊंगा ही। ठीक है, चलिए समझे। इलिप्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक मतलब हॉरिजॉन्टल वे में होगा, एक तो वर्टिकल होगा। समझ में आ रहा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला कैसे पहचानेंगे है ना, ये थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं जो है। इसका भी थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट समझिए, ये कि की कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम एक छोटा सा इलिप्स बनाते हैं। इस तरह का एक फिगर होता है जिसको इलिप्स कहते हैं। ये वाला जो है यहाँ पे जो होता है 0 0 होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का। ये जो होता है वो ए होता है, ये वाला जो होता है क्या होता है, बी होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये टोटल 2a होता है, जिसको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होता है वो 2b होता है, जिसको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये हो गया लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, हाफ हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो ये जो ए है और ये बी है, अगर हमको मिल जाए तो हम बाकी सारा चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। इसका जो फोकस होता है वो यहाँ पर होता है, कौन सा होता है, ए ई कॉमा 0, और यहाँ पर एक और इसका फोकस होगा माइनस ए ई कॉमा 0। तो दो ठो फोकस होता है, इसीलिए इसको फोकाई बोलते हैं है ना। फोकाई जो होता है ये प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ फोकस। फोकस का बहुवचन जो होता है फोकाई होता है। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, ठीक है। और ई जो होता है ई फॉर इसेंट्रिसिटी होता है ई। इसका फॉर्मूला होता है 1 है ना माइनस जो इसमें बड़ा होगा, बड़ा कौन है, यहाँ ए है ना, तो b² बाय a², ये होता है इसका इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। तो पहले आपको ई निकालना होगा, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे। चलिए तब आते हैं हम लोग सोल्यूशन की ओर। तो मेरा जो है सोल्यूशन में क्या है, गिवन है आपका, गिवन है क्या, x² बाय 169 प्लस y² बाय 25 = 5। ये क्या होगा, x², 169 13 का स्क्वायर होता है, और ये हो गया 5 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि a 13 हुआ है ना। देखिए a का वैल्यू कितना है 13 और b का वैल्यू क्या 5। क्लियरली a जो है वो b से बड़ा है। a जब b से बड़ा होता है तो यही है, a जब b से बड़ा होता है तो इसका डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, e निकालेंगे। e का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस b² बाय a²। 1 माइनस b कितना है 5 का स्क्वायर बाय 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 144 बाय 169। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे तो 12 बाय कितना जाएगा 13 आ जाएगा है ना। अब हम लोग को देखिए फोकाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, प्लस माइनस ए कितना है मेरा 30, ई कितना निकला 12 बाय 13 और कॉमा 0। ठीक है, अब ये लिए करिए तो प्लस माइनस 12 कॉमा 0 इसका आंसर होगा। तो प्लस माइनस 12 कॉमा 0 कौन सा है, ऑप्शन ए। देखिए इसका भी ऑप्शन ए ही आंसर आ रहा है, इसका भी ऑप्शन ए ही आंसर है। इस तरह से ये एकदम आसानी से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है आप इसी तरह से आराम से बनाएंगे। बाकी के डिटेल्स के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जाके NCERT बुक में जाके इलिप्स वाला जो चैप्टर है उसको एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए अपने भाषा में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 32 नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भाई क्वेश्चन? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कौन सा है? 1, -3, 4 फ्रॉम x एक्सिस is a 5, b 1, c √26 और d none of these. यही क्वेश्चन है। तो ये द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -3, 4 फ्रॉम x एक्सिस इज व्हाट? 5, 1, √26 और none of these. इसको पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए, है ना? अगर बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो फिर मेरा वीडियो को देख के समझिए। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए 3 कोऑर्डिनेट है, 1, 2 और 3 कोऑर्डिनेट है, मतलब 3 डायमेंशनल हो गया। तो हम लोग जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू, है ना, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? एक बार लिख देते हैं, है ना? दिस इज रिलेटेड टू, लंबा सा नाम है, क्या नाम है भाई? इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, यही इसका नाम है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये आप इस चैप्टर में जाइएगा तब जाके इस कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। चलिए, तो क्या तरह से समझा जाए? इसमें 3 एक्सिस लेना होता है। देखिए, इस तरह से 3 एक्सिस बनते हैं। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये हो गया आपका z एक्सिस। 3 एक्सिस होता है। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ये हो गया आपका ओरिजिन 0, 0, 0। ठीक है, ये ही आपका क्वेश्चन। यहाँ से सबसे पहले हम लोग ऐसा चलेंगे, ये डिस्टेंस, फिर यहाँ से चलेंगे b डिस्टेंस, है ना, और यहाँ से चलेंगे c डिस्टेंस। ऐसा समझिए, x डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस, और ये हो गया z एक्सिस, z डिस्टेंस। ये जो पॉइंट बनता है वो p x y z ऐसे बनेगा। समझ में आ गया? इसी तरह से बनाता है। हम लोग अभी तक पढ़े थे x एक्सिस और y एक्सिस, उससे हम लोग को क्वाड्रेंट बनता था, लेकिन यहाँ पर x, y और z है, यहाँ से हम लोग को ऑक्टेंट बनेगा। मैं इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अलग से वीडियो डालूंगा, है ना? उसमें आपको सारा इसका डिटेल्स जो है 3 से 4 वीडियो में दूंगा, क्योंकि आराम से समझ में है। तो चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन। इसमें जानना ये है कि x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसमें y और z 0 होता है, y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसमें x और z 0 होगा, और z एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसमें आपका x और y दोनों 0 होगा। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये हो गया फ्रॉम x एक्सिस और उस बीच में 0। देखिए, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होता है? पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर x तो होगा ही, और y और z दोनों क्या होगा? 0 होगा। और जो गिवन पॉइंट है वो क्या है? गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट जो है वो क्या है हमारा? 1, -3, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख दें, √x - 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 3 का स्क्वायर और 0 - 4 का स्क्वायर। ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा और 4 16 हो जाएगा। x - 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20। तो देखिए, इस तरह का ऑप्शन इसमें है ही नहीं, 5 है, 1 है, 26 है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा
ये ऑप्शन डी जो है आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है। चलिए, ये तो आपका क्वेश्चन ऐसा था, अब इस एक्स एक्सिस को हटा देगा और बोलेगा ना कि डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस निकाले, तो क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसको सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, है ना, लिख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। बाय द वे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ के क्वेश्चन इस जगह पे कुछ और डाटा दे देता है। चलो इम्प्लीमेंट आप मान लीजिए इस एक्स एक्सिस को हटाता और इसके जगह लिख देता ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन लिख देता और ऑप्शन सेम ही रखता, तो क्या होता। अब देखिए ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, ये 0 0 0 और हमारा जो था कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट ये क्या होगा आपका 1, -3, 4। अब इसके बीच में डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा आपका, तो 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 4 का। इसको जोड़ दीजिए, 1 + 9 + 16 और 10 होता है 26। देखिए ये 26 आता है, तो ये अगर आता तो फिर ये हमारा ऑप्शन क्या रहता, सी सही होगा। तो इन दिस केस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो हो सकता है आपको बातें समझ में आ जाए। तो इस केस में फिर रियल ऑप्शन नहीं होगा, है ना, ऑप्शन सी सही होता है। लेकिन क्या चेंज किया, सिर्फ एक्स एक्सिस को हटाकर ओरिजिन कर दिया, तो आंसर जो है वो आपका √26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी को हिट करता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपका इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया था, ठीक है। तो चलिए इसको आप पहले एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, है ना, दोनों पहलू। अगर एक्स एक्सिस बोलेगा एक्स एक्सिस तो आंसर ये होगा, और अगर ओरिजिन लिख देगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन आप करिए। चलिए ऐसा करते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्या है 34 में, लिमिट x टेंड्स टू 2x³ - 2x² by x² - 5x + 6 इक्वल टू क्या है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन बी है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। ये जो क्वेश्चन है आपका लिमिट चैप्टर से लिया गया है। एनसीईआरटी में जाइएगा, आपको लिमिट मिलेगा, वहीं पर इसको बनाना है, ठीक है। लिमिट बहुत आसान होता है ना, तो इसमें ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करें। लिमिट जो है वो बहुत ही आसान होता है। 2 तरह का फॉर्म होता है ना, 0 फॉर्म और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म, जहाँ पे लिमिट नहीं बैठाया जाता है। चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमें नहीं लगता है कि कोई बच्चे इसको जो है नहीं बना पाएगा जो 11th में पढ़ा होगा, तो इसीलिए इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए डायरेक्ट इसको बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2x³ - 2x² by x² - 5x + 6। तो सबसे पहले देखिए ये है आपका 0/0 फॉर्म।
0/0 फॉर्म में कैसे है, ये वैल्यू बैठाएगी तो 0 हो जाएगा ऊपर में भी, और ये वाला वैल्यू बैठा जाएगा नीचे वाला भी, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों क्या आ जाता है 0। और जब ये 0/0 फॉर्म आ जाता है तो हम लोग लिमिट का जो वैल्यू है वो नहीं बैठाते। तो इसको हम लोग पहले वो वैल्यू जिसके वजह से वो 0/0 है उसको हटाना पड़ेगा। इसमें देखिए कॉमन क्या जा रहा है, x² कॉमन जा रहा है, बचेगा क्या x-2। इसको फैक्टराइज कर देंगे हम x², 6 तो 3 और 2 होता है, -3x - 2x + 6। फैक्टराइज करिए इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² x - 2, यहाँ पे x -3 कॉमन ले लेंगे, 2 x - 3 x - 3 मैच कर जा रहा है, इसका मतलब ये जो है वो सही है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x² x - 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका x - 3 और इंटू x - अब x - 2 क्या होगा कर दिया। अब फिर से लिमिट पुट करके देखेंगे, x² और ये क्या आ गया x - 3, तो 2 बैठा देते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 - 3, मतलब 4/-1, तो ये कितना जाएगा -4 आएगा। तो -4 कहाँ पे है, ये है ऑप्शन बी जो क्या होगा सही, ये लिख दीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग लिख लिए होंगे, आशा करते हैं फटाफट लिख लिए होंगे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 35 के लिए मूव कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, क्या है, फिर से लिमिट ही है, लिमिट x टेंड्स टू पाई, फिर है साइन ब्रैकेट में पाई -x, फिर पाई और पाई माइनस ये जो है वो इक्वल है किसका किसका, ऑप्शन ए 1/पाई, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है आपका 1/1/π², ऑप्शन सी है आपका 1 और ऑप्शन डी जो है वो क्या है, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस लिमिटेड क्वेश्चन है ना। साइन दे दिया है तो साइन से रिलेटेड 3 का फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए की कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा/थीटा ये 1 होता है, फिर से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा = 1 होता है, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा/थीटा ये 1 होता है। ये 3 फार्मूला जो हमको लेके चलना है, तो थीटा टेंड्स टू 0 होना जरूरी है। अब जब इस क्वेश्चन में आते हैं तो थीटा टेंड्स टू 0 नहीं, x - पाई, तो इसको बनाने का थोड़ा सा अंदाज बदलना होगा। चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। तो गिवन है, गिवन क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई -x बाय पाई और पाई -x। चलिए पहले पाई को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/पाई हो गया बाहर, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई -x बाय पाई -x। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, x टेंड्स टू पाई है और x - पाई टेंड्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो x - पाई को ही आप क्या करिए, h मान लीजिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई प्लस h हो जाएगा बस। तो 1/पाई जो है ये अब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया है ना। अब ये हो जाएगा आपका साइन पाई -h = -h हो जाएगा ये भी, और ये भी हो जाएगा -h हो जाएगा। ठीक है, 1/पाई लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस साइन h बाय -h
माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया 1/पाई और इसका होता है वैल्यू 1। इस तरह से 1/पाई से क्या हो गया आंसर। 1/पाई जो है वो आपका ऑप्शन ए ही हो गया। या लिख दीजिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 भी आपका बन के तैयार होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का ये क्वेश्चन था, है ना, बहुत आसानी से बन जाता है। इसको पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, है ना, और जाके चैप्टर्स भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इफ fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, देन f डैश 0 इक्वल टू क्या है, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी सी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये सब बहुत आसान सा चैप्टर होता है, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका डेरिवेटिव से दिया गया, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये चैप्टर का नाम है आपका एनसीईआरटी में। तो आप डेरिवेटिव में जाएंगे, इसको बनाएं। एफ डैश 0 निकालना है आपको। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको पहले मैं बना लेता हूँ, फिर इससे कुछ फॉर्मूला है वो मैं लिख दूंगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, देन फाइंड देन एफ डैश 0 इज इक्वल टू। चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। सब आसान क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें आपको डिटेल्स जानने की जरूरत है। यह है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ddx लगाइए दोनों साइड में, इस तरह से ddx लगाइए, d/dx ax² प्लस bx प्लस c। अब fx का जो ddx होता है वो होता है f डैश x। इसको करिएगा a, ये हो जाएगा 2x, b ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 0। एफ डैश एक्स जो है वो आ गया कितना, 2ax प्लस b। अब x का वैल्यू कितना रखने बोला, 0 रखने बोला, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एफ डैश 0, तो 2a इंटू 0 प्लस b, 0 प्लस b, ये कितना आ गया, b आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा b, यानी ऑप्शन ए। तो therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए हर बार जो है वो यही आया। देखिए कुछ स्टेप से आसानी से बन गया। चलिए तो इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, है ना। लिखने के बाद जो है इसको एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इससे जुड़ा हुआ है जो हम लिख देते हैं, उसको भी आप याद कर लीजिए। उसको पहले मिटाते हैं, 36 कंप्लीट हो गया, कितना आसानी से बन गया 36 कंप्लीट। और 4 क्वेश्चन है 37, 38, 39 एंड 40। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। चलिए तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। ये थोड़ा नोट्स एक्स्ट्रा लिखिएगा। 1 नंबर में ddx ऑफ x टू द पावर n, ये क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होगा, बहुत सारा लिख देते हैं, ddx ऑफ a, ये आपका 0 होता है, दैट इज ddx ऑफ कांस्टेंट, ये हो गया आपका 0। तीसरा नंबर में लिखेंगे ddx ऑफ a पावर x, ये क्या होगा, a पावर x इंटू लॉग a। चौथा होगा ddx ऑफ e पावर x, ये e पावर x ही होता है। पांचवा ddx ऑफ
log x, इसका हो जाएगा 1/x, बेस इसका e है, और ddx ऑफ log x विथ बेस अगर a कर देंगे ये हो जाएगा 1/x इंटू log, ये हो गया 6 नंबर फॉर्मूला। 7 में आ जाते हैं, 7 में तो क्या आएगा, ddx ऑफ sin x, ये होता है आपका cos x। 8 नंबर में ddx ऑफ cos x, ये होगा आपका माइनस sin x। 8 के बाद 9 में आइए, ddx ऑफ sin cos tan x, ये होगा आपका sec स्क्वायर x। ddx ऑफ sin cos tan cot x माइनस cosec स्क्वायर x हो गई है, और ये होगा ddx ऑफ sin cos tan cot sec x का, sec x का होता है sec x इंटू tan x। और 12 नंबर में आइए, ddx ऑफ cosec x, ये होगा आपका माइनस cosec x इंटू cot x, ये इंटू है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जैसे कभी कभी क्या करेगा, रूट एक्स डायरेक्ट लिख देगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और भी है, चलिए कोई बात नहीं, इतना कम से कम आप कर लीजिए, इतना कर लीजिए, इसको लिख लीजिए बगल में, अच्छा रहेगा। चलिए 36 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ECCENTRICITY in eccentricity, ECCENTRICITY, eccentricity of the hyperbola कौन सा है, x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ऑप्शन ए 5/3, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 1/5, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, ये हाइपरबोला चैप्टर से लिया गया है, ये भी कोनिक सेक्शन के ही चैप्टर है। कोनिक सेक्शन के अंदर में आपका सर्कल आता है ना, स्ट्रेट लाइन भी आता है, इलिप्स आता है, पैराबोला आता है और हाइपरबोला आता है ना। तो टोटल 5 चैप्टर आता है ना। तो आप जो है हाइपरबोला में है, हाइपरबोला 2 तरह का होगा, देखिए नोट करके पहले इसको की कॉन्सेप्ट समझिए। की कॉन्सेप्ट समझना है। 2 तरह का हाइपरबोला होगा। एक हाइपरबोला ऐसा होता है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, और एक होता है उल्टा x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो दोनों के एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अलग अलग होता है ना। इसका इस तरह से डायग्राम बनता है ना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, ऊपर से और नीचे से, ठीक है। ये दोनों का डायग्राम होता है। तो हमारा जो है वो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर जो है वो ई मिले, इसेंट्रिसिटी ई हमको निकालना है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हमको निकालना है। तो पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए थोड़ा सा अपने से, देखिए बनता ही नहीं बनता है। चलिए कुछ नहीं है, इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट है ना b² प्लस a² बाय a², और इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट b² प्लस a² बाय
बी स्क्वायर, बस यही फर्क है दोनों में। तो हमारा फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट कैसे यूज करेंगे, चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव कर जाते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बनाया जाए। एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये है आपका ए, है ना, याद रखिएगा ए का वैल्यू है आपका 3 और बी का वैल्यू क्या है 4। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाय ए स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट काइंड है इसलिए। अब बी मेरा कितना है 4 का स्क्वायर, ए कितना है 1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 बाय 9 मतलब 25 बाय 9 मतलब 5 बाय 3। तो 5 बाय 3 कहाँ है, 5 बाय 3 मेरा ऑप्शन ए में ही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बस बन गया। इस तरह से आपका 37 भी कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं था, बस एक तो फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए, 37 कंप्लीट कर लीजिए। 37 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 38, इफ 3 by 11 is probability of an event A, what is the probability, what is the probability, what is the probability of the event not A, question mark, not A, question mark. Option A 8 by 11, option B 9 by 11, option C 1 by 11 or option D none of these, none of these, none of these। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर से जुड़ा हुआ है ना, बहुत सिंपल है, बनाया जाए इसको डायरेक्ट, कुछ मेहनत है नहीं इसमें। क्या दिया है, 3 by 11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना। तो ए क्या है, गिवन इवेंट है, गिवन इवेंट, ठीक है, दिया हुआ इवेंट है और इसी का प्रोबेबिलिटी दिया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो कितना है 3 by 11। पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉट ए, नॉट ए, ये हमसे पूछा है। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है भाई, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ये होता है 1। तो कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हो जाए 3 by 11। सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, 11 में से 3 को माइनस कर दो 8 आता है। 8 by 11, 8 by 11 मतलब ऑप्शन ए हो गया सही, यहाँ पे लिख दो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। मजाक मजाक में आपको क्वेश्चन नंबर 38 भी बन गया, क्लास 10 का ही कंसेप्ट को यूज करते हुए। क्लास 10 का कंसेप्ट है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लिखिए फटाफट। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया है। अब आई बाई क्वेश्चन नंबर 39, ये भी प्रोबेबिलिटी से ही है ना। क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 by 3, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 by 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू 1/15. Then probability of A union B equal to option A 7/15, option B 8/15, option C 6/11, और option B none of these. ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/15, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू ऑप्शन D 7/15, ऑप्शन B 8/15, ऑप्शन C 6/11 और ना ऑप्शन D नन ऑफ, इसमें से कोई नहीं. ठीक, तो इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. प्रोबेबिलिटी चैप्टर से दिया हुआ है, जिसमें से इसमें से एक फॉर्मूला से जोड़ा गया है. ठीक है, तो चलिए हम बना के ही दिखा, ज़्यादा कुछ है नहीं. सॉल्यूशन गिवन है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 1. तो पता है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना दिया हुआ है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 1/15. बस अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3, 5 और 15 का एलसीएम होगा तो 15 ही होगा. तो 3 5 बार में 5, 5 3 बार में मतलब 3, 15 एक बार में मतलब 1. ये आ जाएगा 5 3 8, 8 में से तो 7/15. 7 और 15 कौन सा है, देखिए इसका भी ऑप्शन ए ही सही हुआ. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 भी आपका कंप्लीट हो गया. इतना आसान है, मात्र एक तो फॉर्मूला याद कर लो, इसको बना लो. तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का. तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन चलेगा, समझे सूखा नहीं है क्या. स्टैंडर्ड डेविएशन DEVIATI of a data is 0.012. Find the variance option A 0.144, option B 0.00144, option C 0.000144 और ऑप्शन D none of this. चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40. इसको पहले आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिए, देखिए बनता है नहीं बनता है. अगर नहीं बने तो फिर मेरा सहारा लीजिए, अब बन जाए तो गुड. चलिए बना लीजिए, चलिए उम्मीद है बना लिए होंगे. अगर नहीं बना तो स्टार्ट करते हैं.
ये जो क्वेश्चन है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डाटा इज 0.012 फाइंड द वेरिएंस, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, है ना, मीन डेविएशन, ये सारा का सारा जो चीज है वो स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स के बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो समझिए कि एकदम समझिए लास्ट चैप्टर का है, एक बार देख लीजिएगा, है ना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन करते हैं, गिवन है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, DEVIATION, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 0.012। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिंपली S.D भी बोलते हैं, 0.012। हमको निकालना क्या है, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस को हम लोग वेर एक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमको निकालना है। तो हम लोगों को पता है ना, वी नो दैट क्या, वेर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू अंडर रूट वेर एक्स, ये पता है। तो इसका मतलब उल्टा कर देते हैं, अंडर रूट वेर एक्स इज इक्वल टू SD स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब वेर एक्स जो है वो S.D इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कितना दिया हुआ है, 0.012। तो 0.012 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब इसको समझिए कि 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। अब देखो 0 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 है ना, 3 है, तो ये 3 और 3, तो 3 0 और देना, 0. ये इस तरह से 0.000144, 0.000 कहाँ, यहाँ है, ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है। इसको आप स्क्वायर निकाल लीजिएगा, स्क्वायर निकालने के बाद इतना ही होगा। रूल्स है कि डेसिमल के बाद जितना 0 होता है उसको 2 बार लिखना है। तो देखिए, एक बार तो इतना हो जाएगा और दूसरा इतना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं हम द एंड, कहने का मतलब ये पार्ट 4 है। ये कौन सा वीडियो है, ये है आपका पार्ट 4। पार्ट 3 तक अपलोड कर चुके थे, पार्ट 4 में ये वीडियो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो जाता है। इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका जैक बोर्ड का 2024 का जो था, उसको 4 वीडियो में जाके फिनिश कर दिए। हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, है ना, और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ ताकि आपको भारी से भारी क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाए, ठीक है। और विशेष क्या बोलूँ, है ना, आप लोग से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमें सपोर्ट करें, है ना, और हमें भी एक मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा से बड़ा, है ना, एक स्टार के जैसा बनाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जो है ना, वीडियो लाता रहूँ। मैं भी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।